तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे नॉरसेट में कुछ आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें से है सबसे इम्पोर्टेंट एबीजी एनालिसिस। एबीजी एनालिसिस में हर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो नॉरसेट का हो, चाहे वो एसजीपीजीआई, केजीएमयू या स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी एग्जाम्स हो। उसके अंदर एबीजी एनालिसिस से एक दो क्वेश्चन हमको देखने के लिए हर एक पेपर में मिलते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और देखेंगे इससे जुड़े हुए सारे एमसीक्यूज एंड सारे के सारे जो भी हमारे क्वेश्चंस फॉलो होते हैं वो। एबीजी एनालिसिस आर्टेरियल ब्लड गैस बोलते हैं। एन आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस इज लेबोरेटरी टेस्ट टू मॉनिटर द पेशेंट एसिड बेस इम्बैलेंस। इट मीन्स आर्टेरियल ब्लड गैस पेशेंट के द्वारा जो मॉनिटर एसिड बेस इम्बैलेंस है उसको बताता है। पेशेंट के जो ब्लड रिलेशन है, उनको ब्लड का जो कंटेंट है उसको बताता है। एबीजी ब्लड सैंपल इज टेकन फ्रॉम द आर्टरी से सैंपल लिया जाता है। मोस्टली रेडियल आर्टरी से हम इसमें ले सकते हैं, ब्रेकियल आर्टरी से और मोस्टली फीमोरल आर्टरी से। एबीजी हेल्प्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू इंटरप्रेट कंडीशन दैट अफेक्टेड रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस। एबीजी एनालिसिस है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिनोट करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम को डिनोट करता है और मेटाबॉलिक प्रोसेस को डिनोट करता है, जो कि बॉडी से हीट कैसे, फूड से एनर्जी कैसे शिफ्ट होती है बॉडी के अंदर। ये सारी चीज़ें ब्लड की पूरी हेल्थ कंडीशन को एबीजी एनालिसिस के द्वारा हम रिपोर्ट्स में देखते हैं। तो इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हम एबीजी एनालिसिस में पढ़ते हैं। उसके अंदर आते हैं, एबीजी एनालिसिस के अंदर नॉर्मली हम ब्लड की पीएच को मेंटेन करते हैं। ब्लड की पीएच, नॉर्मल पीएच होती है 7.35 टू 7.45। अगर हम देखें ब्लड की पीएच की बात, तो ये एसिड और एल्केलिक और एसिड को डिनोट करता है। दूसरा PCO2 हम देखें तो PCO2 35 टू 45 mm ऑफ Hg होता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिनोट करता है। और HCO3 होता है 22 से 28 MEQ पर लीटर, जो कि मेटाबॉलिक को डिनोट करता है, जो कि किडनी फंक्शन को डिनोट करता है। PCO2 होता है 80 से लेकर के 100 mm ऑफ Hg। इसके अंदर एबीजी एनालिसिस में 3 ही पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो कि हमको हमारी एबीजी रिपोर्ट का कंफर्मेशन देते हैं। ये 3 पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिनके ऊपर हम फोकस करेंगे और इनकी नॉर्मल वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए। ऑक्सीजन सेचुरेशन, जो कि हम पल्स ऑक्सीमीटर से मेजर करते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर से मोस्टली 2 चीज़ें मेजर की जाती हैं, एक O2 सेचुरेशन एंड हार्ट रेट। ये क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा जाने वाला, ये पेपर्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो ये 3 पैरामीटर्स हमको नॉर्मल वैल्यूज याद होनी चाहिए। खासकर HCO3 की नॉर्मल वैल्यू पहले 22 से लेकर के 27 बताई जाती थी, लेकिन नई गाइडलाइन के थ्रू अभी इसको हम 28 मानते हैं। तो नॉर्मल पीएच का सबसे एक एक करके हम तीनों के तीनों पैरामीटर्स को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पीएच को। पीएच नॉर्मल होती है 7.35 टू 7.45। अगर ये 7 से नीचे जाती है तो ये एसिडोसिस होता है, और अगर ये 7 से ऊपर जाती है तो एल्कलाइन हो जाता है। नॉर्मल ब्लड की पीएच 7.35 टू 4.5 होती है। ये पैरामीटर हमें ब्लड के नॉर्मल वैल्यूज को डिनोट करता है। उसके बाद में पेशेंट का, अगर सपोज पीएच अगर पेशेंट की पता है, अगर पीएच मान लो 7.45 से ज़्यादा होती है किसी की भी, तो हम उस ब्लड की रिपोर्ट में एबीजी में हम उसको एल्कलाइन बोलेंगे, एल्कलोसिस। और अगर लेस देन 7.35 होती है तो हम उसको एसिडोसिस बोलेंगे। अब वो एसिडोसिस और एल्कलोसिस मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी है, वो हम डिनोट करेंगे PCO2 से और SCO3 से। अगर SCO3 इम्बैलेंस है तो मेटाबॉलिक के अंदर आएगा, अगर PCO2 इम्बैलेंस है तो वो रेस्पिरेटरी के अंदर आएगा। अगर इनका रिलेशन हम देखें तो पीएच का रिलेशन हम PCO2 के साथ में देखें तो पीएच इज प्रोपोर्शनल टू PCO2। इट मीन्स पीएच जितना बढ़ेगा PCO2 उतना ही कम होगा हमेशा। और अगर पीएच हमेशा बढ़ेगा तो PCO2 हमेशा, HCO3 हमेशा ज्यादा होगा। pH एंड SCO3 इज लाइक ए बेस्ट फ्रेंड्स एंड द pH एंड CO2 एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। इससे हम क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि किस तरह से एबीजी एनालिसिस को किया जाता है, एबीजी की रिपोर्ट को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। कुछ स्टूडेंट्स को
प्रॉब्लम्स होती है। अभी मैकेनिज्म हम देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस। तो इसमें 3 मैकेनिज्म्स होते हैं, कंपनसेटेड, पार्सल कंपनसेटेड एंड अनकंपनसेटेड। अगर पेशेंट इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि ये पार्सल कब होगा, अनकंपनसेट कब होगा, या कंपनसेट कब होगा। उसके लिए भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से इसको याद करना है, किस तरह से इसकी शॉर्ट ट्रिक बनानी है और किस तरह से इसको बाईपास करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपनसेट को। कंपनसेट में अगर पीएच आपका नॉर्मल है और PCO2 अब नॉर्मल है और SCO3 भी अब नॉर्मल है तो वो कंपनसेट हो जाएगा। अगर पार्सल कंपनसेट की बात करें तो पार्सल कंपनसेट में हम देखेंगे कि पीएच हमारा अब नॉर्मल होगा, PCO2 अब नॉर्मल होगा, SCO3 भी हमारा अब नॉर्मल होगा। इसमें तीनों चीजें नॉर्मल होती है। अनकंपनसेट में देखें तो पीएच हमारा अब नॉर्मल होगा, बाकी SCO3 और PCO2 दोनों में से एक अब नॉर्मल होगा, एक नॉर्मल होगा। देखने की वाली बात इसमें यह है कि कंपनसेट में हमेशा पीएच नॉर्मल होगी, बाकी दो के अंदर हमारी पीएच है जो अब नॉर्मल होगी। इसको याद रखने का इजी तरीका है, ये 3 वर्ड्स आपको 3 लाइनें याद रखनी पड़ेंगी, जिसके आपका पूरा मैकेनिज्म बाईपास हो जाएगा और अच्छे से आप याद कर पाओगे। वो मैकेनिज्म इस प्रकार से CNNN PAA अनकंपनसेट, एबनॉर्मल, नॉर्मल प्लस एबनॉर्मल। ये 3 वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे, उसके अलावा आपका सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इसमें कंपनसेट की बात करें, अब इस मैकेनिज्म को जो मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताई है, अगर इसको याद रखने का तरीका है कि कंपनसेट है तो पीएच नॉर्मल, PCO2 एबनॉर्मल और SCO3 भी अबनॉर्मल। अगर पार्सल कंपनसेट है तो तीनों चीजें अबनॉर्मल होंगी, और अनकंपनसेट अगर देखें तो एक एबनॉर्मल होगा, बाकी 2 चीजें नॉर्मल एंड अबनॉर्मल होंगी। अभी हम क्वेश्चंस इसके सॉल्व करेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि किस तरह से एबीजी एनालिसिस की रिपोर्ट को देखा जाता है। पेशेंट की अगर हाइपोवेंटिलेशन है पेशेंट को, अभी इसमें देखते हैं कि हम 2 सिस्टम को मोस्टली प्रेफर करते हैं, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रेफर करते हैं और एक करते हैं किडनी वाले सिस्टम को, जो कि बोलते हैं रीनल सिस्टम को। अगर रेस्पिरेटरी की बात करें तो PCO2 इसमें वर्क करता है, और किडनी वाले फंक्शन की बात करें तो SCO3 वर्क करता है। जब भी कोई एक सिस्टम हमारा गड़बड़ होता है या कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमेशा दूसरा सिस्टम उसको कंपनसेट करता है, उसको ठीक करता है। वो कैसे करता है कि अगर पेशेंट को हाइपोवेंटिलेशन है, पेशेंट हाइपोवेंटिलेशन का मतलब है कि पेशेंट है जो बहुत ही कम ब्रीथ कर रहा है, सांस बाहर नहीं निकाल रहा है, तो अंदर PCO2 का लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब PCO2 का लेवल बहुत ज्यादा होगा तो पीएच भी हमारी फॉल होगी, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। PCO2 इंक्रीज देन पीएच इज नो डिक्रीज, तो ये हमारा हो जाएगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। वहीं अगर हाइपर वेंटिलेशन की बात करें, हाइपर वेंटिलेशन जब भी पेशेंट करेगा तो PCO2 हमारा डिक्रीज होगा, क्योंकि हाइपर वेंटिलेशन करेगा पेशेंट, ज्यादा सांस लेगा, ज्यादा ब्रीथ करेगा, तो PCO2 ज्यादा बाहर बॉडी से निकलेगा, तो हमारा PCO2 बॉडी के अंदर कम हो जाएगा और पीएच बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों इसके अपोजिट वर्क करते हैं, तो इससे रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो जाएगा। सपोज कि रीनल फेलियर अगर किसी को होता है तो SCO3 लॉस होगा, ये लॉस होगा तो पीएच भी लॉस होगा इसके साथ में, क्योंकि H+ आयंस इसके थ्रू बाहर जाएंगे, क्योंकि SCO3 इज लाइक बेस्ट फ्रेंड विद द पीएच। अगर ऐसा कुछ होता है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। अभी हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा कि किस तरह से हम इसको देखते हैं। एक ही क्वेश्चन है जिसमें पीएच दे रखी है हमको 7.26 और PCO2 दे रखा है 32 और SCO3 दे रखा है 18 यानी कि 18। अब इसमें देखते हैं कि सबसे पहले हमको देखनी होती है पीएच। अगर सपोज कि पीएच हमारी 7.35 और 7.45 के बीच में है तो उसको हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं, लेकिन यहां पर पीएच 7.35 से नीचे है। जब अगर पीएच 7.35 से नीचे होता है तो मैंने आपको बताया था कि 7.35 से अगर नीचे होगा तो वो हमेशा एसिडोसिस को डिनोट करेगा। इसी तरह से अगर इसमें पीएच कम है तो ये हो जाएगा एसिडोसिस। क्वेश्चंस के अंदर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से 2 एल्कलोसिस के होंगे और 2 एसिडोसिस के होंगे। अगर एसिडोसिस हम इसमें 7.26 के बिहाफ पर हमने इसको एसिडोसिस बता दिया।
इसके बाद में हम रिलेशन देखेंगे सबसे पहले इसका PCO2 के साथ में, क्योंकि ये PCO2 इज लाइक ए बेस्ट फ्रेंड टू पीएच। PCO2 इसमें 18 है, इसका मतलब पीएच भी कम हो रहा है और PCO2 भी कम हो रहा है। इसका मतलब ये रेस्पिरेटरी है या मेटापोलिक है, ये हमको पता करना। हमने ये तो पता कर लिया कि एसिडोसिस होगा, तो एसिडोसिस है। इसके बाद साथ में पीएच का रिलेशन HCO3 से देखा तो ये HCO3 भी हमको कम मिला, कितना है 18। अगर HCO3 कम है तो ये मेटापोलिक को डिनोट करता है, और एसिडोसिस है तो ये कंप्लीट हो जाएगा मेटापोलिक एसिडोसिस। PCO2 भी कम है हमारा, लेकिन PaCO2 का रिलेशन हम बाद में देखेंगे, पहले पीएच का रिलेशन हम HCO3 के साथ देखेंगे। पहले इन दोनों का रिलेशन देखेंगे तो ही हमारा आंसर परफेक्ट आएगा। अभी हमको ये पता चल चुका है कि एसिडोसिस है, मेटापोलिक एसिडोसिस हमको है। अब इसमें ये पार्शियल है या अनकंपनसेट है या कंपनसेट है, तो उसके लिए हम हमारी ट्रिक यूज करेंगे। CNAA PAA एंड अनकंपनसेट में अबनॉर्मल, नॉर्मल एंड अबनॉर्मल, ये हम देखेंगे। अब अगर हमारा क्या है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा पीएच नॉर्मल है या अबनॉर्मल है। ये हमारा अबनॉर्मल है, तो अबनॉर्मल ये दो कंडीशन में जा रहा है, इसका मतलब है कंपनसेट तो नहीं होगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारा PCO2 अबनॉर्मल है। जी हाँ, हमारा PCO2 भी अबनॉर्मल है, तो ये भी अबनॉर्मल हो गया। SCO3 भी अबनॉर्मल है। जी हाँ, हमारा SCO3 भी अबनॉर्मल है। इसका मतलब ये हमारा पार्शियल कंपनसेट है। इसका मतलब इसका आंसर होगा मेटापोलिक एसिडोसिस पार्शियल कंपनसेट। एसिडोसिस पार्शियल कंपनसेटेड, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में हमको 4 चीजें दिखाई देंगी, 2 हमको एसिडोसिस की मिलेंगी, 2 एल्कलोसिस की मिलेंगी। जब आप पीएच से एसिडोसिस या एल्कलोसिस पता लगा लोगे तो आपके 2 ऑप्शंस पैसे ही बाहर हो जाते हैं, तो आपको आंसर निकालने में इजी रहेगा। अभी हम दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पीएच दे रखी है 7.30। सबसे पहले हम पीएच का रिलेशन देखेंगे। 7.30 है तो ये सीधा सीधा हमको एसिडोसिस को डिनोट कर रहा है, एसिडोसिस है। उसके बाद में हम देखेंगे पीएच का रिलेशन HCO3 के साथ में। HCO3 कितना है हमारा 30, इसका मतलब HCO3 बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है और लेकिन पीएच कम है। पीएच का रिलेशन HCO3 के साथ अगर देखें तो ये दोनों हमेशा इक्वल होने चाहिए, यानी कि पीएच भी बढ़ेगा तो HCO3 भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। पीएच हमारा घट रहा है, 7.30 है, लेकिन HCO3 हमारा बढ़ रहा है जो है 30। तो अब इसका रिलेशन हम PaCO2 के साथ देखेंगे, जो कि इसका अपोजिट होता है। इसका मतलब ये पीएच डिक्रीज हो रहा है तो HCO3 बढ़ना चाहिए। तो हमारा HCO3 भी बढ़ा हुआ है, क्योंकि नॉर्मल हमारा PCO2 भी बढ़ा हुआ है, क्योंकि नॉर्मल PCO2 होता है 35 to 45। तो इसलिए ये एसिडोसिस है, लेकिन PCO2 बढ़ा हुआ है तो ये रेस्पिरेटरी हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। अब ये कंपनसेट है, पार्सल कंपनसेट है या फुल्ली कंपनसेट है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम पीएच को देखते हैं कि पीएच हमारी एबनॉर्मल है, PCO2 भी हमारा एबनॉर्मल है और SCO3 भी हमारा एबनॉर्मल है। तो तीनों चीजें एबनॉर्मल पार्शियल कंपनसेट में होती है, तो दोस्तों ये भी पार्शियल कंपनसेट ही होगा। एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पार्शियल कंपनसेट। अभी हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। पीएच हमारा है 7.43 और PCO2 है हमारा 30 और SCO3 है 20। तो अब इसमें देखते हैं कि 7.43 है तो ये हमको एल्कलोसिस को डिनोट कर रहा है, तो ये हो जाएगा एल्कलोसिस। अब इसका रिलेशन हम पहले SCO3 के साथ देखेंगे, क्योंकि पीएच बढ़ रहा है तो SCO3 भी बढ़ना चाहिए, लेकिन SCO3 यहां पर नॉर्मल से कम है, क्योंकि नॉर्मल HCO3 होता है 22 से लेके 28 तक। यहां पर ये कम हो रहा है, इसका मतलब इसका रिलेशन इससे नहीं बैठ रहा है, ये मेटापोलिक तो नहीं है। ये फिर PCO2 के साथ हम इसका रिलेशन देखते हैं तो PCO2 हमारा डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल PCO2 35 से 45 होता है।
इसका मतलब ये हमारा एल्कलोसिस है लेकिन रेस्पायरेटरी है। अब ये पार्शियल कंपनसेट है, अनकंपनसेट है, फुल्ली कंपनसेट है, वो देखने के लिए हम पीएच हमारी एबनॉर्मल है, PCO2 हमारा एबनॉर्मल है और SCO3 भी हमारा एबनॉर्मल है। तीनों चीजें एबनॉर्मल है यानी पार्शियल कंपनसेट है ये। अभी इसके साथ में हम कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं, पीएच है 7.39 और PCO2 है 59 और SCO3 है 35। पहले आप एसिडोसिस या एल्कलोसिस है उसका पता लगाने की कोशिश करें, उसके बाद में वो रेस्पिरेटरी है कि मेटाबॉलिक है उसका पता लगाएं, फिर सबसे आखिर में पता लगाएं कि वो कंपनसेट है, पार्शियल कंपनसेट है या फुल्ली कंपनसेट है। तो सबसे पहले हमारी पीएच देखते हैं। तो पीएच हमारी वैसे तो नॉर्मल है, PCO2 हमारा एबनॉर्मल है और SCO3 हमारा एबनॉर्मल है। तो अब देखी जाए तो पीएच हमारी नॉर्मल है, लेकिन हम इसको कैसे कह दें कि ये एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है। उसके लिए हम 7.35 से 7.45 की तरफ जाते हैं। तो हमको इसका मिड पॉइंट लेना है। मिड पॉइंट क्या होगा? 7.40। ये हमारा मिड पॉइंट होगा। इससे अगर ज्यादा है तो वो एल्कलोसिस होगा और इससे अगर कम है तो वो एसिडोसिस होगा। तो अभी ये 7.39 है, इसका मतलब ये एसिडोसिस की तरफ जा रहा है। 7.40 से हम इसका रिलेशन देखें तो एसिडोसिस की तरफ जा रहा है, तो ये हो जाएगा एसिडोसिस। एसिडोसिस आते ही हमारे दो ऑप्शन बाहर हो जाते हैं एल्कोलोसिस वाले। उसके बाद में हम इसका रिलेशन देखते हैं HCO3 के साथ में। HCO3 ये अगर पीएच डिक्रीज है तो SCO3 भी डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहां पर हमारा SCO3 35 है क्योंकि इंक्रीज हो रखा है। तो इसलिए हम इसका रिलेशन देखेंगे PCO2 के साथ में। PCO2 का हमारा बड़ा होना चाहिए जो कि ऑब्वियसली बड़ा हुआ है, ये है 35 से 45 होना चाहिए जो है 59। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? रेस्पायरेटरी एसिडोसिस, रेस्पायरेटरी एसिडोसिस होगा। अब ये कंपनसेट है, पार्शियल कंपनसेट है या अनकंपनसेट है, तो उसके लिए मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी वो यूज कर सकते हैं। अब देखी जाए तो पीएच नॉर्मल है और पूरे मैकेनिज्म के अंदर पीएच नॉर्मल सिर्फ एक ही कंडीशन में होती है, वो होती है कंपनसेट के अंदर। तो कंपनसेट है, पीएच नॉर्मल है। चलिए आगे भी देख लेते हैं। PCO2 हमारा एबनॉर्मल है बिल्कुल और SCO3 भी हमारा एबनॉर्मल है, इसलिए ये हमारा हो जाएगा रेस्पायरेटरी एसिडोसिस कंपनसेट। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पीएच हमारा 7.48 है और PCO2 है हमारा 22.3, SCO3 है 16.8। तो अब इसको हम देखते हैं कि पीएच हमको डिनोट करता है कि ये एल्कलोसिस है क्योंकि ये 7.45 से ज्यादा है। PCO2 हमारा 22.3 है जो कि बहुत कम है, नॉर्मल होता है 35 to 45। अब इसको हम सबसे पहले पीएच का रिलेशन हम SCO3 के साथ देखेंगे, क्योंकि अगर पीएच का बढ़ रही है तो SCO3 भी बढ़ना चाहिए, लेकिन ये कम हो रहा है यहाँ पर। तो हम इसका रिलेशन हम PCO2 के साथ देखेंगे, क्योंकि पीएच बढ़ रही है तो PCO2 कम होनी चाहिए, इसलिए PCO2 हमको यहाँ पे ऑब्वियसली कम नजर आ रही है। तो हम इसको कह देंगे कि रेस्पायरेटरी एसिडोसिस होगा, एल्कलोसिस होगा, सॉरी रेस्पायरेटरी एल्कलोसिस होगा ये। अब ये कंपनसेट है, पार्शियल कंपनसेट है, फुल्ली कंपनसेट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारा ये मैकेनिज्म है, हम इसको फॉलो करेंगे और देखेंगे कि हमारी तीनों वैल्यूज अबनॉर्मल है या नॉर्मल है। पीएच हमारा क्या है? पीएच हमारा एबनॉर्मल है, PCO2 हमारा एबनॉर्मल है और SCO3 भी हमारा एबनॉर्मल है, इसलिए ये हो जाएगा पार्शियल कंपनसेट। तो आंसर होगा हमारा रेस्पायरेटरी एल्कलोसिस पार्शियल कंपनसेट। पीएच नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने एक कुछ वैल्यूज ली है, बाकी इसमें क्वेश्चंस के अंदर लैंग्वेज भी आती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको लैंग्वेज के साथ भी क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी के लिए आप पहले एसिडोसिस एल्कलोसिस पता करना सीखें और रेस्पायरेटरी है मेटाबॉलिक है ये पता करना सीखें, तब ये सीख लेंगे। उसके बाद हम और भी मैकेनिज्म की तरफ बढ़ेंगे और लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व कराएंगे।
पीएच हमारी इसके अंदर दे रखी है 7.25। 7.25 देखी जाए तो एसिडोसिस की तरफ जाता है। अब इसका रिलेशन हम SCO3 के साथ देखेंगे। SCO3 है 14.9, इसका मतलब ये बहुत कम है और पीएच भी हमारी कम है, तो इसका मतलब सीधा सीधा इससे कनेक्शन हमारा मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो कि हमारा एसिडोसिस है तो ये हमारा मेटाबॉलिक हो जाएगा। अब कंपनसेट है, पार्शियल कंपनसेट है, वो देखेंगे। ये हमारा एबनॉर्मल है, ये हमारा एबनॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल है और ये हमारा एबनॉर्मल है और SCO3 भी हमारा एबनॉर्मल है। अब इसकी तरफ देखें तो ये वाला मैकेनिज्म हम यूज करें तो पीएच क्या है हमारी एबनॉर्मल, ये रही हमारी पीएच एबनॉर्मल, ये पीएच हमारी यहां पर एबनॉर्मल नजर आ रही है। उसके बाद में अगर PCO2 देखा जाए तो PCO2 हमारा नॉर्मल है लेकिन SCO3 हमारा एबनॉर्मल है। अनकंपनसेट के अंदर ही ऐसा होता है कि पीएच हमारी एबनॉर्मल होती है, PCO2 और SCO3 में से एक एबनॉर्मल होता है और एक नॉर्मल होता है, जो कि हमें दिख रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस अनकंपनसेट। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पीएच हमारा 7.48 है और PCO2 है 3.33 किलो पास्कल। ये वैल्यू हमने किलो पास्कल में ली है ताकि क्वेश्चन में अगर किलो पास्कल आता है तो उसको mm/Hg में भी हमको देखा जा सके, क्योंकि PCO2 हमेशा mm/Hg में होती है। इसलिए 3.33 किलो पास्कल है, इसको हम 7.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7.5 से मल्टीप्लाई करने पर हम इसको देखते हैं 3.33 इंटू 7.5। जिन स्टूडेंट को पॉइंट वाले इंटू करने में, नर्सिंग के स्टूडेंट्स को मोस्टली नर्सिंग के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, नर्सिंग वालों की मैथ बहुत वीक होती है, इसलिए पॉइंट वाले जितने भी इंटू होते हैं उनको करने का एक शॉर्ट तरीका यही है कि पॉइंट को हटा करके जीरो निकाल लो और इजीली आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से देखा जाए तो पहले हम इनको इंटू कर लेते हैं। तो हमारा आंसर आ रहा है 24956। अब हमारा पॉइंट कितनी बार है, 1 2 और 3 बार। तो हमारा ये PCO2 आ जाएगा 24.9। 24.9 देखा जाए तो PCO2 बहुत कम है। ये हमारा किलो पास्कल में दिया हुआ था। 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 7.5 mm/Hg, इसलिए हमने इसको 7.5 mm/Hg से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में जो PCO2 की वैल्यू है वो किलो पास्कल में दी हुई होती है, उसको हमें कुछ चेंज करना होता है, उसके बाद ही हम आंसर निकाल पाते हैं। उसको चेंज करने के लिए हमने 7.5 से मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने पर हमारा 24.9 आया है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो हम इसमें सबसे पहले देखते हैं कि एसिडोसिस है या एल्कोलोसिस है। तो पीएच हमारी 7.48 है, पीएच हमारी 7.48 है, इसका मतलब एल्कोलोसिस की तरफ ये जा रहा है। और PCO2 देखा जाए तो PCO2 हमारा 24.9 है, जो कि बहुत कम है। पीएच के साथ पहले रिलेशन चलो हम SCO3 का देखते हैं कि पीएच अगर बढ़ रही है तो SCO3 भी बढ़ना चाहिए, लेकिन यहां पर SCO3 कम हो रहा है, तो ये इसका रिलेशन यहां पर नहीं बैठ रहा है, इसलिए हम PaCO2 के साथ बैठाने की कोशिश करते हैं। तो पीएच हमारा इंक्रीज है तो PCO2 भी इंक्रीज है। तो इसका सीधी सा है कि PCO2 अगर इंक्रीज, PCO2 हमारा डिक्रीज है, ये अपोजिट वर्क करते हैं एक दूसरे के, तो 24.9 होगा, जो कि ये PCO2 दे रखा है, तो इसलिए ये रेस्पायरेटरी को डिनोट कर रहा है। तो एल्कलोसिस है बट रेस्पायरेटरी है। अब ये कंपनसेट है, अनकंपनसेट है, पार्शियल कंपनसेट है, वो हम देखने के लिए ये वाला फॉर्मूला, ये हमारा मैकेनिज्म है, हम इसको यूज करेंगे। पीएच हमारी एबनॉर्मल है, PCO2 भी हमारा एबनॉर्मल है और SCO3 भी हमारा एबनॉर्मल है। तो ये तीनों चीजें एबनॉर्मल पार्शियल कंपनसेट में होती है, तो ये हमारा पार्शियल कंपनसेट हो जाएगा। तो पार्शियल कंपनसेट एल्कोलोसिस, रेस्पायरेटरी एल्कोलोसिस, पार्शियल कंपनसेट इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आज का वीडियो का आखिरी क्वेश्चन हम ये देख लेते हैं। पीएच है हमारा 7.45, PCO2 है हमारा 50 और SCO3 है 27। तो सबसे पहले हम पीएच को देखते हैं। पीएच है हमारी 7.45 जो कि
से अगर इसके देखा जाए तो एक तरह से ये नॉर्मल है, लेकिन हम इसका रिलेशन मिड पॉइंट से देखेंगे जो कि 7.40 होता है हमारे ब्लड का पीएच। तो ये एल्कलोसिस की तरफ जा रहा है क्योंकि 7.40 से ज्यादा है, तो 7.40 से ज्यादा है तो एल्कलोसिस हो जाएगा। PCO2 हमारा PCO2 50 है जो कि बहुत ज्यादा है। PCO2 हमारा 35 से लेकर के 45 होना चाहिए जो कि 50 है। पीएच का रिलेशन हम पहले SCO3 के साथ देखते हैं। पीएच अगर हमारा बढ़ रहा है तो SCO3 भी बढ़ना चाहिए। ये कि जो कि हमारा दिखा रहा है कि ये बड़ा, ये हमारा नॉर्मल है। इसमें SCO3 27 है, नॉर्मल वैल्यू होती है 22 to 28, इसलिए ये हमारा नॉर्मल है। तो ये मेटाबॉलिक तो नहीं होगा। ये अगर बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, PCO2 भी बढ़ रहा है, लेकिन इसका रिलेशन इसके साथ नहीं बैठ रहा है क्योंकि ये भी इंक्रीज है, ये भी इंक्रीज है, इसलिए एल्कलोसिस का इसका रिलेशन हमको इसके साथ ही बैठाना पड़ेगा क्योंकि ये भी नॉर्मल की तरफ इशारा करता है, ये भी नॉर्मल की तरफ इशारा करता है। तो एल्कलोसिस के साथ हमारा हो जाएगा मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। अब कंपनसेट है, पार्शियल कंपनसेट है, वो चीज हम देखते हैं इसमें। पीएच हमारी क्या है, नॉर्मल है। PCO2 क्या है हमारा, नॉर्मल है। PCO2 हमारा एबनॉर्मल है और SCO3 भी हमारा नॉर्मल है। तो ये हमारा हो जाएगा अनकंपनसेट। क्योंकि अनकंपनसेट कैसे होगा, एक वैल्यू हमारी नॉर्मल है, अबनॉर्मल है, बाकी सारी चीजें हमारी एबनॉर्मल है, इसलिए हमारा हो जाएगा अनकंपनसेट। ABG एनालिसिस के हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए और बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लगी। और मोर डिटेल्स के लिए हम आगे आपको और क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और बताएंगे कि पीएच को कैसे देखा जाता है। मोस्टली मैं आपको कुछ चीजें अभी और बता देता हूं इसके बारे में कि पीएच जब भी करते हैं तो पीएच का जो सैंपल होता है वो आर्टेरियल सैंपल हमेशा लिया जाना चाहिए। आर्टेरियल सैंपल हमेशा हेपरनाइज सिरंज में लिया जाता है। हेपेरिन कोटेड सिरंज होती है या फिर हेपरनाइज सिरंज जो रेडीमेड आती है उससे लिया जाता है। और इसमें जो मोस्टली जो सिरिंज सैंपल लेने से पहले हमको एक एलन टेस्ट किया जाता है। एलन टेस्ट किया जाता है जो कि अल्नार आर्टरी की पेटेंसी को चेक करने के लिए किया जाता है। अल्नार आर्टरी की पेटेंसी को चेक करते हैं, जिससे अगर सपोज कि ये हमारा हैंड है और हैंड के अंदर ये रेडियल आर्टरी है और ये अल्नार आर्टरी है, ये हमारी रिस्ट है। अगर ये रिस्ट है तो हमने अपने अल्नार रेडियल से अगर वो लिया सैंपल और हमारी अल्नार आर्टरी परफेक्ट नहीं हुई, अगर ये कम हुई और ये भी हमने पंचर कर दिया, तो हमारे हार्ट को सप्लाई नहीं पहुंचेगी, जिससे हमारे हार्ट की ब्लड सप्लाई इंटरप्ट होगी। इसलिए हम पहले अल्नार आर्टरी हमारी ठीक है या नहीं वो देखते हैं। उसके लिए हमको एलन टेस्ट किया जाता है। एलन टेस्ट करने के लिए दोनों को एक साथ प्रेस किया जाता है और अल्नार आर्टरी को पहले छोड़ा जाता है, जिससे कि ये पूरा रेडनेस हमको यहाँ पर दिखाई देती है, कैपिलरी रिफिल टाइम दिखाई देता है। अगर ये रेडनेस दिखाई देती है तो इसका मतलब हमारा एलन टेस्ट मजबूत है, हम ब्लड का सैंपल ले सकते हैं, आर्टरी का सैंपल हम ले सकते हैं। और इसके लिए हेपरनाइज सिरिंज ही यूज करें। उसके अलावा क्योंकि ये बहुत जल्दी क्लॉट होता है, बहुत ज्यादा मतलब थिकनेस होती है इसकी, जो इसका वो ब्लड की जो क्या कहते हैं वो थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बहुत जल्दी क्लोट हो जाता है। इसको क्लोट होने से बचाने के लिए हमको हेपरनाइज सिरिंज ही यूज़ करनी होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ जो कि अच्छे कंटेंट के साथ में, जो आपको नॉर्सेट, BSc नर्सिंग, GNM या फिर किसी भी तरह के गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अच्छे कंटेंट देने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें और बताएं कि हमारी स्टडी में कोई कमी हो तो हम उसको सुधार सकें। थैंक्स टू ऑल।